Jai Shri Swaminarayan, SSGM School CBSE runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankoa heartily welcomes you all to this online education. So dear students, today we are going to learn about 7th standards SS History, chapter number 4, part 2, the Mughal Empire. In part 1, we have learned about the Mughal rulers, their policies. Now, in this part 2, we will continue these topics. Okay. So, dear students, as I told you in every video, just keep your notebook, your pencil, pen with you, okay? And what I will write on this board, you will have to write it with me. So, let's start. Today's our topic is Jabt and Zamindars. So, dear students, what is Jabt and what is Zamindars? जैसे कि जो पहले के जो लोग थे, ओके, तो जो पर्टिकुलर कोई एरिया को सैंक्शन करते थे, मतलब कि ज़मीन का काफ़ी बड़ा एरिया जिसके अंडर में होता था उनको ज़मींदार बोला जाता था. और जो ब्रिटिशर्स जो थे तो वो हर एक, मतलब कि चाहे वो कोई चिफ्टेन हो, सरदार हो, फिर या फिर कोई सरपंच हो, तो सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ करते थे, दैट इज़ अ जमींदार. सो लेट्स सी, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स on the produce of peasantry, and in most places peasants paid taxes through the ruler elites, that is the headmen or the local chieftains. The Mughal used one term, zamindar. Okay. Now let's see about the jabt. So what is a jabt? Now dear students, Akbar's revenue minister, the name is Todermal. Now Todermal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for 10 years, 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed in on each crop into revenue system. Now, this revenue system was known as Jabt. See, अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे, ओके, उन्होंने 10 साल तक उनके एरिया में, उनके एम्पायर जो उसका जो एम्पायर था उसमें हर तरफ घूम के जो क्रॉप्स कहाँ पे कितनी मात्रा में ग्रो अप होते हैं, उनके प्राइसेस क्या है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये सब कुछ 10 साल तक उन्होंने नोटिस करने के बाद ये रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया कि जिसके हिसाब से पर्टिकुलर, मतलब कि क्रॉप्स के हिसाब से उनको रेवेन्यू पे करना होता था पेसेंट्स को. और ये जो रेवेन्यू सिस्टम थी उसको जब्त बोला गया. व्हाट इज द जब्त? तो ये जो न्यू टोडरमल ने ये जो न्यू रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, दैट इज कॉल्ड जब्त. इट वाज prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. मतलब कि जो मुगल एम्पायर के अंडर के जो एरियाज थे और जहाँ पे वो लोग, उनके जो मिनिस्टर्स थे वो अच्छे से सर्वे कर पा रहे थे, वहाँ पे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट की गई थी. बट जो एरियाज ऐसे थे कि जहाँ पे उनका रूल नहीं था, वहाँ पे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था. जैसे कि गुजरात और बंगाल, ये ऐसे प्रदेश थे, ये ऐसे
प्लेसेस थे जहाँ पे ये जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था. In some areas, the zamindars exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. Now, अब ये जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, ओके, तो उस हिसाब से कई ऐसे पेसेंट्स थे कि जिनको रेवेन्यू जो है वो इनकी इनकम से भी ज़्यादा देना पड़ता था, बट वो लोग अकेले तो उसका सामना कर नहीं सकते थे, तो कई ऐसे उनके साथ ज़मींदार जो थे वो भी शामिल थे कुछ कि जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और उनका रिबेल कर सकते थे, मतलब कि उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे. वैसे जो ज़मींदार थे, चिफ्टेन्स थे, तो उन लोगों ने पीसेंट्स की हेल्प की और फिर ये जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया उसके खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठाई. कब की 17th सेंचुरी की एंड में. नाउ अ क्लोजर लुक टू अकबर्स पॉलिसी. क्लोजर लुक टू अकबर्स पॉलिसी. अब जैसे कि हम देखें कि अकबर की पॉलिसी, यहाँ पे देखिए आपको अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है. अब ये जो अकबरनामा और जो आईने अकबरी है, तो उसमें अकबर जो रूलर था, मुगल रूलर, उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिल जाता है. नाउ अकबर के मिनिस्टर थे, द नेम वॉज अबुल फजल. उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उसका नाम था अकबरनामा, और उसका जो एक पर्टिकुलर जैसे कि हम पार्ट बोल सकते हैं आईने अकबरी, तो उसमें अकबर ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सारे उन्होंने उसमें मेंशन किए गए हैं. नाउ अबुल फजल ने उनकी बुक में ये बताया है कि अकबर का जो एम्पायर था वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड था, जिसको सूबा बोला जाता था. जो उसके जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड थे उनको सूबा बोले जाते थे, और उनके जो चिफ्टेन्स थे या फिर हम बोले कि उनके जो हेड थे उनको सूबेदार बोला जाता था. नाउ ये जो सूबेदार थे उनको भी सपोर्ट करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स थे, जैसे कि मिलिट्री पे मिनिस्टर जिसको बख्शी बोला जाता था, दैन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल फ्रंटेज, दैन आफ्टर फौजदार्स एंड ऑल्सो कोटवाल. कोटवाल मतलब कि थानेदार, ओके, पुलिस कमांडर, ओके. नाउ अकबर के जो Akbar's novel commanded large armies and had access to large amount of revenue. अब अकबर के जो नॉवेल्स थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया था कि काफ़ी ज़्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे. While they were loyal, the empire functioned efficiently, but the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. जब तक कि अकबर के जो नॉबल्स थे, उनके जो मिनिस्टर्स थे, वो उसके एम्पायर के लिए, उसके लिए जब तक लॉयल थे, वफादार थे, तब तक उसका जो एम्पायर था, उसके जो पॉलिसीज़ थी, वो काफ़ी अच्छे से चल रही थी. बट 17th सेंचुरी में उनके जो नॉबल्स थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने खुद के नेटवर्क्स बनाने स्टार्ट कर दिए.
अपनी खुद की सेल्फ इंटेंस, अपनी खुद की जैसे कि हम बोले कि उनके खुद के निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने अपना जो नेटवर्क था, अपने एम्पायर खड़े करने स्टार्ट किए. While Akbar was Fatehpur Sikri during in 1570s, he started discussion on religions with the ulama, brahmanas, Jesuit priests who were Roman Catholics. जब वो फतेहपुर सिकरी में थे तो उन्होंने ये जो कैथलिक्स थे उनके साथ धर्म के संबंध में उन्होंने डिस्कशन करना स्टार्ट किया. और उनका जो डिस्कशन हुआ तो उससे उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो कैथलिक्स हैं उनके जो धर्म के विचार हैं उससे लोगों में बंटवारा हो रहा है, उनमें एकता नहीं हो रही है. और ये सब देख के जान के अकबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सके ऐसी व्यवस्था बनाने में उनको काफ़ी रुचि होने लगी. नाउ that teaching created division and disharmony amongst his subject. This eventually led Akbar to idea of solitary or universal peace, मतलब कि सार्वत्रिक शांति या फिर एकता भी हम बोल सकते हैं. Instead it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. ये ऐसी चीज़ें थी जो अकबर चाहते थे कि सब लोग इम्प्लीमेंट करें. This principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. और ये जो उनके रूल के मतलब कि रूल करने के उनके ये जो प्रिंसिपल्स थे, जो उद्देश्य थे उनके, उनको शाहजहां और जहांगीर ने भी अपनी पॉलिसीज़ में उनको ऐड किया और अच्छे से उनको निभाया. The next topic is the Mughal Empire in the 17th century and after. नाउ अब देखें कि मुग़ल एम्पायर जो था, मुग़ल साम्राज्य जो था वो 17th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी के बाद वो कैसा था या फिर उसका क्या हुआ. द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुग़ल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी. जैसे कि हम देखें कि जब वो स्टार्टिंग जो उसकी थी तो वो काफ़ी अच्छी रही कि उसके जो वर्कर्स थे, मिनिस्टर्स जो थे, उसके जो नोबल्स थे, तो उनके जो काम करने की एफिशिएंसी थी, उनकी जो वफादारी थी, उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिकली और कमर्शियली दोनों ही तरीके से वो जो साम्राज्य था उसकी समृद्धि जो थी, प्रॉस्पेरिटी थी, वो बढ़ती ही चली गई दिन ब दिन. बट दिस सेम विजिटर्स ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ. अब यहाँ पे जो ट्रैवलर्स आते थे तो वो इस धरती को, इस प्लेस को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे थे, काफ़ी प्रॉस्परस देख रहे थे. बट ऑन द अदर हैंड उनको ये भी दिख रहा था कि यहाँ पे कितनी पुअरिटी है. ओके, जो प्रॉस्पेरिटी को छोड़ के जो दूसरा वाला पार्ट था जहाँ पे काफ़ी पुअर लोग रहते थे, काफ़ी जैसे कि हम बोले कि अनहेल्दी थे, अनवेल्थ थे, तो वो सब भी उनको दिख रहा था. द अनइक्वालिटीज वेर ग्लैरिंग. जो
अनइक्वालिटीज थी वो उभर के बाहर आ रही थी. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 12th year of Shahjahan's region inform us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000. मतलब कि जो मनसाबदार थे, ओके, 8,000 में से जस्ट 445 ही ऐसे थे जो हाईएस्ट पेड थे, बाकी के सारे एकदम लोएस्ट पेड थे. और उनका जो भी उनके सैलरी थे तो वो क्या करते थे कि जो एम्पायर का जो रेवेन्यू उनको कलेक्ट वो करते थे, तो उनके नीचे के जो ऑफिसर्स थे तो उनके सैलरी में और प्रॉस्पेरस में वो खर्च हो जाती थी. द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसाबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स. This expenditure benefited the artisans and peasantry. Scale of revenue collection left very little for investment in the hand of primary producers, the peasants and the artisans. अब ये जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था तो वो मोस्टली पेसेंट्स से होता था, ओके, जबकि अदर हैंड हम देखें कि पेसेंट्स जो थे तो उनके पास इतनी इनकम ही नहीं थी कि वो अपनी जो एग्रीकल्चर है, वो जो उनका क्रॉप्स का जो था उसमें कुछ नई सिस्टम इम्प्लीमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन उनके पास इतना इनकम ही नहीं था. The poorest among them lived from hand to mouth and they could hardly considered investing in additional resources, as I told you. So, the merchants and bankers profited in this economical world. तो जो peasants और जो आर्टिस्ट थे उनके अलावा बाकी के जो सारे थे, जैसे कि व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, फिर जो भी बैंकर्स थे, तो उन लोगों को ही सिर्फ ये सिस्टम जो थी या फिर ये जो टाइम था उनके दौरान उनको कुछ प्रॉफिट हुआ था. बाकी के सारे तो अपना जीवन भी काफ़ी मुश्किल से वो लोग गुजार रहे थे. नाउ द enormous wealth and resources commanded by the Mughal Empire made them an extreme powerful group of people in the last 17th century. मुगल एम्पायर जो था वो 17th सेंचुरी के एंड में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो लोगों का ग्रुप था वो बनके बाहर आया था. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions. अब जैसे जैसे उनका जो पावर था मुगल रूलर्स का वो कम होता जा रहा था, तो उनके जो सर्वेंट्स थे, जो ऑफिसर्स थे, ओके, उन्होंने क्या किया कि अपने खुद के रूलर्स, अपने खुद के एम्पायर उन्होंने खड़े करने स्टार्ट कर दिए और अपनी खुद की डायनेस्टीज उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया. By the 18th century, the province of the empire had consolidated their independent political identities. और 18th centuries तक उनकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बन चुकी थी और खुद के एम्पायर्स बन चुके थे. Now dear students, here we completed this chapter and we have learned about Mughal emperors so much that how they become rulers, then उसके जो relations थे दूसरे एम्पायर्स के साथ, किंग्स के साथ, तो वो कैसे थे, उन्होंने अपना एम्पायर कैसे शुरू किया और कैसे कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, एंड कि उनका जो एम्पायर का उनकी जो एरा थी उसका एंड भी कैसे हुआ. तो शुरू से लेके लास्ट तक हमने इस चैप्टर में मुगल एम्परर्स के बारे में ही पढ़ा है.
Now dear students, if you have any query according to this chapter, so put it in a comment box. Join Microsoft Teams meeting for your doubt solution. Like, share and subscribe this video and channel also. And we will meet in a next video with the next chapter. Till then, Jai Shri Swaminarayan.